बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद कामरान लियाकत भट्टी और आज मैं जो है एक नए प्रोग्राम के साथ जो है आपको खुशामदीद कहता हूं FM 99.4 पंजाब रंग के साथ और NFCIT के ताउन से जो ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। इसमें तो दोस्तों इंसान जो है वो एक ज़माना था कि वो घोड़े पे और बैलगाड़ी पे जो है सफ़र किया करता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़माना बदलता गया, स्टीम इंजन आए और स्टीम इंजन के बाद जो है पेट्रोल दरियाफ्त हुआ और पेट्रोल से जो है फिर गाड़ियाँ और हवाई जहाज़ और मुख्तलिफ़ किस्म के शिप्स जो हैं वो चलने लगे। और देखते ही देखते जो है आजकल जो है हमारी ज़िंदगी का और किसी मुल्क की इकानमी का सबसे ज़्यादा दारोमदार जो है वो पेट्रोलियम और पेट्रोल के प्राइस पे है। आए दिन हम सुनते हैं कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया और हर तरफ महंगाई बढ़ गई। तो इतना डिपेंडेंट है पेट्रोल जो है हमारी ज़िंदगी में, हमारी इकनॉमिक्स में, और इसका जो है हमारी मॉडर्न ज़िंदगी में जो है बहुत रोल है। तो आज खुशकिस्मती से जो हमारे पास मेहमान हैं वो पेट्रोलियम और गैस डिपार्टमेंट के हेड हैं जनाब मियाँ उमर शफीक साहब। तो हम इनको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। शुक्रिया सर, मुझे यहाँ पे मदऊ करने के लिए और पब्लिक को जो है इस डिपार्टमेंट के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन जो है आज के प्रोग्राम से और मियाँ उमर की बातों से जो है हम जो है काफ़ी लोगों को मुस्तफ़ीद करेंगे और बहुत सारे बच्चे जो कि सोच रहे हैं कि अपने कैरियर में इंटर के बाद क्या करें, वो यकीनन इस बातचीत के बाद चाहेंगे कि जो है वो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में इस एडमिशन लें और एक पेट्रोलियम इंजीनियर बने। तो इस बात को जो है हम इसी तरीके से शुरू करेंगे आपसे कि आप बताएं कि NFCIT जो कि जनूबी पंजाब जैसे एक एरिया में जो कि अंडर डेवलप एरिया है पाकिस्तान का, वहाँ पे पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग का आइडिया कैसे आया, और मेरे ख्याल में पूरे जनूबी पंजाब में ये कहीं और है भी नहीं। जी सर, सर ये पंजाब का दूसरा डिपार्टमेंट है। इससे पहले जो एक डिपार्टमेंट है वो UT लाहौर में, और ये पंजाब का दूसरा पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है जो कि हमने 2015 में इसको लॉन्च किया था। तो आइडिया इस तरह आया था कि जो जनूबी पंजाब के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जाना पड़ता है लाहौर पढ़ने के लिए, और फिर आपको पता है कि ये फील्ड है, इसमें सीट्स कम होती हैं, जी तो फिर उनको इतना मौका नहीं मिलता था कि बच्चे वहाँ जाके जो हैं वो एडमिशन ले सकें। तो हमारा आइडिया ये था कि हम यहाँ पे भी इस प्रोग्राम को स्टार्ट करें ताकि इस एरिया के लोग, जो हमारा जो एरिया है ये भावलपुर, मुल्तान, लिया, डीजी खान का जो एरिया है, इसके स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे आके जी पेट्रोलियम एंड गैस बिल्कुल। इंजीनियरिंग कर सकें। हमारे जो VC साहब जो कि खुद यहाँ इसी इलाके इसी जनूबी इलाके के पंजाब हैं, के हैं, डॉक्टर अख्तर अली कारू कारू। साहब, उनका विजन ही यही था कि हम जनूबी पंजाब में ख़ास तौर पे ऐसे प्रोग्राम लाएं कि हमारे बच्चों को लाहौर या इस्लामाबाद या कराची ना जाना पड़े। जी सर। तो डेफिनेटली उनके इस विजन को देखते हुए जो है ये प्रोग्राम लॉन्च किया जी गया, सर। और इसका जो है डेफिनेटली बेनिफिट जो है हमारे यहाँ के हमारे बच्चों पास। को होगा। जी तो सर। डॉक्टर साहब आप ज़रा हमें बताएंगे कि इस प्रोग्राम पेट्रोलियम एंड गैस के हवाले से कि ये PEC से एक्रीडिटेड है कि नहीं है, क्योंकि अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन आता है। जी 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 सर, ये जो प्रोग्राम है ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से एक्रीडेटेड है। इसके हमारे जो दो बैच यहाँ से पास आउट हो चुके हैं, 2015 एंड 2016 बैचेस, जो दोनों बैच हैं वो PEC से एक्रीडेट हुए हैं, और हमारे बच्चों को जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल गया है PEC का, और कुछ बच्चे जो हैं वो इस वक्त फील्ड में जॉब भी कर रहे हैं। तो ये तो बेहतरीन है कि एक इस तरह का सोफिस्टिकेटेड प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च होना और कामयाबी से एक्रीडेट होना और उससे जो डिग्री हासिल करने वाले बच्चे हैं उनको जॉब मिलना जो है आजकल के दौर में जो है वो एक बड़ी अच्छी बात समझी जाती है इंजीनियरिंग में। जी सर। तो यकीनन जो है इसमें आप लोगों की मेहनत और यहाँ पे मौजूद फैसिलिटीज़ की मरहून मिन्नत होगा ये। तो हम चाहेंगे कि आप यहाँ पे अपने डिपार्टमेंट में मौजूद जो फैसिलिटीज़ हैं उनके बारे में ज़रा बच्चों को बताएं कि किस तरीके की लैब यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि कोई भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम जो है वो अच्छी लैब लैब से से ही पहचाना जाता है। जी सर, हमारे पास यहाँ पे पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग की जो लैब्स वर्ल्ड वाइड होती हैं डिपार्टमेंट्स के अंदर, हमने यहाँ पे वो लैब्स इस्टेब्लिश की हैं। हमारे डिपार्टमेंट में जो है वो 4 डेडिकेटेड लैब्स हैं जिसके अंदर बहुत हाई टेक इक्विपमेंट्स हैं। पिछले 2 सालों में जो है यूनिवर्सिटी वीसी साहब ने जो है हमें आलमोस्ट 5 करोड़ का बजट दिया था ताकि हम यहाँ के जो इक्विपमेंट्स खरीद सकें।
तो वो इक्विपमेंट्स माशाल्लाह से यहाँ पे आगे हैं। और इस वक्त हमारे पास जो इक्विपमेंट्स हैं उसमें हम इवन पीएचडी लेवल तक रिसर्च कर सकते हैं। और हम बेहतरीन। आगे फ्यूचर में भी जो है और जो है हाई टेक इक्विपमेंट्स मंगवा रहे हैं। इसमें एक जो है इंपॉर्टेंट लैब होती है सिमुलेशन लैब, जो कंप्यूटर लैब होती है, जिसमें हम जो है डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करके हम एनालिसिस करते हैं ऑयल एंड गैस के, कि कितना ऑयल एंड गैस होगा हमारे पास। तो वो उसके जो हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं जो रिक्वायर होते हैं, हमारे पास वो सॉफ्टवेयर ही माशाल्लाह से अवेलेबल हैं। और हर तरह की यहाँ पे हम सिमुलेशन करवा रहे हैं। बिल्कुल जी, इंजीनियरिंग में जो है सिमुलेशन का आजकल की मॉडर्न इंजीनियरिंग में जी बहुत सर, ज़्यादा बहुत रोल ज़्यादा है। रोल है। क्योंकि आप जो है बजाय कि कोई चीज़ आप जो सोचते हैं कि ये कर किया जा सकता है, आइडिया लाते हैं, तो आप जाके उसकी बकायदा सिमुलेशन, इक्विपमेंट के ऊपर करने के बजाय, एक्सपेरिमेंट करने के बजाय, उसकी आप सिमुलेशन। पहले सिमुलेशन करते हैं, देख लेते हैं कि अगर मैं इनकी एडजस्टमेंट ऐसे करूँगा तो उसका रिज़ल्ट क्या क्या आएगा, होगा? जी सर। ताकि जो है वो इस तरीके से जो है कास्ट काफ़ी बच जाती है। और इक्विपमेंट अगर जो है डैमेज होने से, अगर कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा हो जाए कि गलत आइडिया फिट हो जाए, तो उससे जो नुकसान होता है वो भी बच जाता है। तो ये सिमुलेशन किसी भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एक बेहतरीन चीज़ है। और पेट्रोलियम जैसे प्रोग्राम में जहाँ पे आप डेफिनेटली किसी ऑयल वेल पे जाके जो है तजर्बा नहीं करेंगे, उसके लिए ज़रूरी है कि आप सिमुलेशन के ज़रिए सिमुलेशन करें। उसको देखें, तो उसमें डेफिनेटली जो है एक बेहतरीन एज है। जी तो कौन कौन से सिमुलेटर जो हैं आप मौजूद हैं, ज़रा इनके बारे में और उनकी क्या खसूसियात हैं, उस बारे में हम चाहेंगे कि आप जी कुछ सर। बताएं हमें। सर हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सिमुलेटर है ऑयल एंड गैस फील्ड का, वो है एक्लिप्स। वो हमारे पास मौजूद है। और एक ये हमारे किस कंपनी सर या किस कंट्री का है? ये अमेरिकन कंपनी है श्लमबर्जर, ये उसका सॉफ्टवेयर है। उसके बाद हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है पेटेक्स, ये यूके से होता है, यूके बेस्ड है, वो हमारे पास मौजूद है। और हमारे पास फ्रैक प्रो, स्टीम प्रो, जो फ्रैक्चरिंग और सिमुलेशन करने के काम आता है सिमुलेटर, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। बच्चों से प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं। सही। एक हमारे पास मिडल ईस्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर है एक्रिन, कपा, सफ़ायर, ये हमारे पास अवेलेबल है। इस पर ही बच्चे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। तो हमने यानी कि पिछले 2-3 सालों में हमने कोशिश की है जितने हमारे पास जो इंपॉर्टेंट सिमुलेटर्स हैं ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के, वो हमारे पास आ जाएं ताकि हमारे बच्चे उस पर सही। प्रोजेक्ट्स कर सकें। और ये जितने सिमुलेटर हैं, सॉफ्टवेयर हैं, मेरा जो अंदाज़ा है ये वो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है जो कि फील्ड में यूज़ हो जो रहे हैं। जी वो सॉफ्टवेयर हैं जो इंजीनियर्स आपके कंपनीज में जाके वहाँ पे यूज़ करते हैं, इस पर से एनालिसिस करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम बच्चों को यहीं पे उनको ट्रेन करके आगे फील्ड में तो भेजें। इस तरीके से तो वाकई आपके जो बच्चे यहाँ के ग्रेजुएट हैं उनको बहुत बड़ा एज मिल जाता होगा बाकी इंजीनियरिंग करके आने वाले बच्चों से, कि उन्होंने वो सॉफ्टवेयर जो इंडस्ट्री अपने अंदर यूज़ कर रही है और उसकी ट्रेनिंग जो है, जब वो इंजीनियर रिक्रूट करती है तो उसकी ट्रेनिंग पे अच्छा खासा खर्चा करती है और टाइम ज़ाया करती है। तो आपके बच्चों को एज है कि वो ऑलरेडी जो है वो उस पर ट्रेन होके उसको यूज़ करके जा रहे हैं। तो डेफिनेटली जब जॉब मार्केट में वो जाएंगे तो दूसरे बच्चों से उनको ये एज हासिल होगा। जी सर। तो इसी तरीके से फैकल्टी की बात की जाए तो किसी भी प्रोग्राम की और ख़ास तौर पे इंजीनियरिंग प्रोग्राम की फैकल्टी जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जी सर। और उसमें ख़ास तौर पे जो पीएचडी फैकल्टी होती है। जी सर। तो डॉक्टर साहब आप खुद तो हम जानते हैं माशाल्लाह पीएचडी हैं, तो इसके अलावा भी कोई आपके यहाँ आपके डिपार्टमेंट में पीएचडी मौजूद है? जी सर, हमारे पास एक और डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर खिज़र। और उसके अलावा जो हमारे पास मास्टर्स फैकल्टी है, मास्टर्स फैकल्टी भी हमारे पास जो ज़्यादातर हैं वो बाहर से जो है उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है। हमारे पास एक लेक्चरर है, उन्होंने सऊदीया से मास्टर्स किया हुआ है, एक लेक्चरर ने तुर्की से मास्टर्स किया हुआ है, एक लेक्चरर ने इटली से मास्टर्स किया हुआ है। तो हमारे पास बेसिकली फ़ॉरेन क्वालिफाइड फैकल्टी है सारे। हम जो पीएचडी हैं हम भी फ़ॉरेन क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। तो बेहतरीन, यानी कि आप माशाल्लाह मुख्तलिफ़ कंट्रीज से एक्सपीरियंस लेके आए हुए लोगों का एक बंच ऑफ फ्लावर हम इसे कहेंगे मौजूद है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतरीन और फ़ायदेमंद चीज़ साबित होगी। तो डॉक्टर साहब ये जो एरिया है आपका बेसिकली जो पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग है, तो इसमें कौन से बच्चे जो है ज़्यादा सूटेबल होंगे, इसमें कौन सा एरिया का नॉलेज जो है वो ज़्यादा होता है ताकि उस माइंड सेट के बच्चे आपके प्रोग्राम में आएँ? सर इसमें जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एक तो आपका जो है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो। उसके अलावा ये जो फील्ड है ये एक थोड़ी डिफरेंट फील्ड इसलिए है कि इसमें आपका ज़्यादातर ताल्लुक है वो आपका होता है अर्थ साइंसिस के साथ, क्योंकि आपने जो है वो ड्रिल करना है, ड्रिल करके आपने जो है वो तेल को बाहर निकालना है।
तो इसमें वो बच्चे जो जिनको शौक़ है ट्रैवलिंग करने का, जिनको शौक़ है फील्ड पे जॉब करने का, यहाँ पे वो बच्चे जो हैं वो सूटेबल होते हैं। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनको शौक़ होता है कि हमें जाके फील्ड पे काम करना है, कुछ होते हैं वो कहते हैं हमें अपने शहर में रह के काम करना है। तो वो बच्चे जिनको शौक़ है ट्रैवलिंग का, जो चाहते हैं कि वो फ़ौरन ट्रैवल करें, वहाँ पे जॉब्स हासिल करें, तो यहाँ पे वो बच्चे, उस माइंडसेट के बच्चे जो हैं ज़्यादा कामयाब होते हैं। और दूसरा ये कि इसकी जो जॉब्स हैं वो फील्ड जॉब भी है, ऑफिस जॉब भी है। तो ज़्यादातर फील्ड होती है। इसमें बेसिकली 3 डिपार्टमेंट्स हैं मेनली, एक ड्रिलिंग, एक प्रोडक्शन और रेजरवायर। जो ड्रिलिंग और प्रोडक्शन की जो जॉब है वो बेसिकली फील्ड जॉब है, जहाँ पे इंजीनियर्स को फील्ड पे जाना पड़ता है और वहाँ पे उनका रोता होता है यूजुअली 21-21 का। 21 दिन फील्ड पे होते हैं, 21 दिन घर होते हैं। सही। और बाकी एक जो रह जाती है वो है रेजरवायर इंजीनियरिंग। रेजरवायर इंजीनियरिंग बेसिकली ऑफिस बेस्ड जॉब है और उसमें आप ऑफिस बेस होते हैं और अपने जो सिटी में रह के आप जॉब कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर हमारी ऑयल कंपनीज़ हैं उनकी ऑफिस जो है वो इस्लामाबाद के अंदर है। तो मौजूद सामीन, जैसे आपने देखा कि ये जो फील्ड है इसमें आगे जाके 3 मेजर एरियाज़ बनते हैं और इन 3 एरियाज़ में जो है, जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ज़्यादातर जॉब में जो है आपको जो है वो रोटा सिस्टम होता है कि आप 3 हफ्ते या 4 हफ्ते की जो है वो आप जॉब करते हैं, फिर उतने ही दिन आपको जो है वो छुट्टी मिलती है। तो ऐसे लोग जो कि समझते हैं, मेरे अपने कुछ जानने वाले भी हैं जो कि इसी तरह ऑयल एंड गैस फील्ड में काम करते हैं, वो 3-4 हफ्ते वहाँ जॉब कर के आने के बाद जब 4 हफ्ते फ्री होते हैं वो उसमें जो है साइड बिजनेस कर रहे होते हैं। ऐसी तो फ्री बैठने के बजाय वो एट ए टाइम जो है वो डबल जॉब करके डबल अर्निंग कर रहे होते हैं। और वैसे भी ऑयल एंड गैस का जो फील्ड है पूरी वर्ल्ड वाइड उसकी हाईली पेड जॉब्स होती हैं। तो आप ज़रा काइंडली इसमें बारे में बच्चों को बताएं कि किस तरीके से कितनी पेमेंट पे जो है वो स्टार्ट जॉब होती है और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो किस तरीके से इसके अंदर सैलरी बढ़ती हैं। जी सर, जो पेट्रोलियम इंजीनियर्स होते हैं बेसिकली दे आर हाईली पेड इंजीनियर्स इन द वर्ल्ड। और अगर जॉब सैलरी की बात की जाए तो पाकिस्तान में जो है वो सैलरी आपकी जब आप स्टार्ट करते हैं तो ऑलमोस्ट 40-50,000 से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है और विद इन 2 to 3 years यू विल रीच अराउंड 1.5 to 2 लाख पर मंथ सैलरी। और अगर आप फ़ौरन की बात करें, फ़ौरन जाना है तो फ़ौरन में जो है ये इनकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। बिकॉज अगर आप जाते हैं मिडल ईस्ट जाते हैं या फिर आप सऊदीया जाते हैं तो इफ़ यू कन्वर्ट इनटू पाकिस्तानी रुपीज़ द इंजीनियर्स आर अर्निंग अराउंड 20-25 लाख पर मंथ। सो ये बहुत हाईली पेड जॉब है। और अगर आप इसमें लकीली अगर आप इसमें जॉब हासिल करते हैं तो पाकिस्तान में, तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हासिल करने के बाद अगर आप मिडल ईस्ट वगैरह मूव करते हैं तो यू विल बी पेड वेरी हाई सैलरी। माशाल्लाह जी, वाकई ये बेहतरीन एरिया विद वेरी हाई सैलरी पैकेजेस बच्चों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अगर वो इस फील्ड में आते हैं। तो इसमें आने के लिए जो है बच्चों को क्या इंटर लेवल पे करना चाहिए, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ज़रा इस बारे में ज़रा आप बताइएगा सामीन को। FSC प्री इंजीनियरिंग करनी पड़ती है और जिसमें NFC का जो क्राइटेरिया है एडमिशन का 60% मार्क्स लेना जो है ज़रूरी है आपके लिए। उसके बाद जो एंटी टेस्ट है, एंटी टेस्ट में आपने नंबर लेने हैं। उसके बाद जब आपका जब मेरिट बनेगा, अगर इफ़ यू आई विश के आप लोग जो है वो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग को सेलेक्ट करें मेरिट पे, तो बेसिकली जो है वो FSC प्री इंजीनियरिंग। और इसमें डिप्लोमा के भी आ सकते हैं, जिसने केमिकल में डिप्लोमा किया हुआ है या जिसने पेट्रोलियम में डिप्लोमा किया हुआ है या मैकेनिकल में डिप्लोमा किया हुआ है, तो वो बच्चे भी एलिजिबल हैं। एक सीट होती है हमारे पास हर सेशन में। सही। तो मैकेनिकल, केमिकल और पेट्रोलियम के डिप्लोमा होल्डर जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सीट सिर्फ एक होती है। और मेरे ख्याल में जो मैंने सुना है बीटेक वालों के लिए भी एक अलग से सीट है। जी सर, बीटेक वालों तो के लिए ऐसे डिप्लोमा होल्डर जिन्होंने बाद में अपने एरिया में बीटेक ऑनर किया हुआ है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके लिए भी एक एडिशनल अलहदा सीट मौजूद है। या BS टेक्नोलॉजी के बच्चे जो मैकेनिकल या केमिकल BS टेक्नोलॉजी की है तो वो भी डेफिनेटली इसमें आ सकते हैं और वो इसी बीटेक वाली सीट पे अप्लाई करके जो है अपनी किस्मत आजमा सकते हैं और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। हाँ सर, नोट टू मेंशन यहाँ पे सीट सिर्फ 40 होती हैं। जी जी तो बिल्कुल, यानी कि सीटें कम हैं और मुकाबला यहाँ पे टफ है। बहुत टफ है जी, क्योंकि पंजाब में सिर्फ 2 डिपार्टमेंट्स हैं, एक यूटिल और एक मुल्तान में बस।
तो दोस्तों आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं और ज़रूर कोशिश करें कि अगर आपको इसमें जो है वो चांस मिले तो यकीनन आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके साथ जो है अब हम बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि कोर्सेज़ किस टाइप के पढ़ाए जाते हैं। कुछ अपने कोर्सेज़ के बारे में बताएं कि जब बच्चे आते हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में किस टाइप के कोर्सेज़ होते हैं और फिर जो टाइम के साथ साथ वो आगे जाते जाते वो किन किन एरियाज़ का नॉलेज को अपने अंदर गेन करते हैं। सर जब हम बच्चों को एडमिट करते हैं तो पहले सेमेस्टर में ही हम उनको एक कोर्स पढ़ाते हैं, इंट्रोडक्शन टू पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। उसमें हम उनको इंट्रोड्यूस करते हैं बेसिक नॉलेज के साथ, पेट्रोलियम का जो होता है A to Z सही पूरा नॉलेज होता है। हम बेसिक हर बताते हैं उसको कि आपने सही ड्रिलिंग क्या है, प्रोडक्शन क्या है, रेजरवायर क्या है, ठीक है। उसके बाद पहले सेमेस्टर जब आते अगले साल में आते हैं तो वहाँ पे सब्जेक्ट्स आते हैं जिसमें पेट्रोफिजिक्स आ गया, ड्रिलिंग आ गया कि आप पे ड्रिल कैसे करना है। आप ड्रिल कर रहे हैं तो वहाँ पे आपने क्या क्या साथ साथ प्रोसीजर्स करने हैं। आप ड्रिल करते हैं तो वहाँ ड्रिल करते प्रॉब्लम्स भी आती हैं, उसको सॉल्व कैसे करना है आपने ड्रिलिंग को। सही है। जो रॉक्स आ रही हैं आपके पास उनको आपने एनालाइज कैसे करना है। जब ये हो जाता है फिर हम जब अगला होता है जब ड्रिल कर लेते हैं तो उसके बाद अगला होता है कि अब आप वहाँ पे आपने स्ट्राइक किया आप रेजरवायर, तो वहाँ पहुँच के आपने एक होता है कंप्लीशन फेस कि आपने अब वेल ड्रिल कर लिया, उसको आपने कंप्लीट करना है। तो उसके बाद में बताते हैं कि आपने कंप्लीट कैसे करना है, कौन कौन टेक्नोलॉजीज़ हैं, फिर उसके बाद प्रोड्यूस कैसे करना है। जैसे जैसे हम बढ़ते आते हैं, 5th सेमेस्टर में आते हैं, 6th सेमेस्टर में आते हैं तो हम बताते हैं कि प्रोडक्शन कैसे लेनी है आपने। सही है। अच्छा, उसके बारे में बताने के बाद हम फिर ये बताते हैं कि अब आपने जब यहाँ पे आके यहाँ पे टेस्टिंग कौन कौन सी करनी है। हमारे पास डिफरेंट टेस्टिंग होती है, फॉर एग्जांपल वेल टेस्टिंग है, वेल लॉगिंग है, कोर एनालिसिस हैं। ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो हमें करनी पड़ती हैं इंजीनियर्स को। फिर हम आके उनको 6th-7th सेमेस्टर में ये बताते हैं कि आपने टेस्टिंग कौन कौन सी करनी है। उसके बाद जब हम ड्रिल कर लेते हैं, प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, तो फिर हमने देखना होता है हमारा जो रेजरवायर जो है वो मेंटेन हो रही है, प्रोडक्शन कहीं डिप्लीट तो नहीं हो रही या कोई इश्यूज तो नहीं आ रहे। तो उसके लिए फिर डिफरेंट टेक्निक्स हैं, प्रोडक्शन को बढ़ाने की भी डिफरेंट टेक्निक्स हैं। उसमें इन्हांस ऑयल रिकवरी है, ठीक है, उसके अंदर जो है वो स्टिमुलेशन है, डिफरेंट टेक्निक्स। फिर हम 7th सेमेस्टर में आके हम उनको वो टेक्निक्स बताते हैं और उसी फेज़ में आके हमने उनको ये बताना होता है कि आपने अब सिमुलेशन मीन्स कि अब आपका जो रेजरवायर पूरा नीचे आपका डेवलप हो रहा है वो कितना उसका कितना बड़ा रेजरवायर है, कहाँ कहाँ पे ऑयल है, कहाँ कहाँ पे गैस है, कहाँ कहाँ पे पानी है, उसके पूरा एक आप मॉडलिंग तैयार करते हैं। सही है। उसके बाद फिर आप एक पूरी फील्ड डेवलप करते हैं। तो शुरू से लेके एंड तक हम सही। बच्चों को सब कुछ सिखाते हैं। ज़बरदस्त। उसमें ड्रिलिंग का फेज भी आ जाता है, प्रोडक्शन अच्छा डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि एक पेट्रोलियम इंजीनियर को पता कैसे चलता है कि इस इलाके से ऑयल एंड गैस निकल सकता है, तो वो कौन सी टेक्निक्स है, वो कौन सा नजूमी बाबा है जो आके उनको बताता है कि यहाँ पे तेल है, यहाँ पे गैस निकलेगा, यहाँ पे ड्रिल करो, यहाँ पे ना करो। अच्छा सर, ये तो बेसिकली जब हम ड्रिल करते हैं हमें भी पता होता है कि यहाँ पे ऑयल है कि नहीं। बस पहले एक सर्वे होते हैं, साइस्मिक सर्वेज होते हैं जो हमारे जियोलॉजिस्ट करते हैं। वो हमें ये बताते हैं कि इस एरिया में नीचे अंडरग्राउंड जो है फिजिबल रॉक्स नज़र आ रही हैं, क्योंकि हमें ख़ास चाहिए होता है स्ट्रक्चर के इसके अंदर ऑयल आ सकता है। हाँ जी। तो हमें बेसिकली ना जियोलॉजिस्ट ये बताते हैं सर्वे करके कि आपके पास यहाँ पे रॉक्स, ये इस तरह की रॉक है, यहाँ पे ऑयल की पॉसिबिलिटी हो सकती है। यानी वो ऑयल रॉक स्ट्रक्चर से उनको हाँ, वो पता बताते हैं चलता कि है। यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। जी। उसके बाद हमें वो एरिया डिफाइन करके बता देते हैं। उसके बाद फिर हमारा काम है ड्रिल करना। सही फिर हम ड्रिल करते हैं, फिर हम उस रॉक तक पहुँचते हैं तो वहाँ जाके पता चलता है कि यहाँ पे ऑयल है या ऑयल नहीं है। सही। तो यूजुअली जो एवरेज है वो ये है कि 7 वेल आप ड्रिल करते हैं तो उसमें से एक में से ऑयल निकलता है और 6 में से नहीं यानी निकलता। ये वर्ल्ड वाइड है। पाकिस्तान में जो एवरेज है, पाकिस्तान में है 3-1 कि आप 3 ड्रिल करते हैं तो उसमें से एक में से ऑयल निकल आता है और 2 में से नहीं फिर तो निकलता। पाकिस्तान तो बहुत आगे जा रहा है पॉसिबिलिटी में। सर पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो स्ट्रक्चर्स बहुत कम्प्लेक्स हैं। ये हमें यहाँ पे बहुत डीप ड्रिलिंग करनी पड़ती है, खासतौर पे हमारा पोटोवार का एरिया है, चकवाल साइड पे तक साइड पे, यहाँ पे जो है हमें काफ़ी डीप जाना पड़ता है। इवन 4000-5000 मीटर तक हम जाते हैं। जी जी। जबकि सिंध साइड पे जो हमारे पास फील्ड्स हैं वो थोड़ी शैलो हैं, वो 2-3 हज़ार मीटर बाद उनकी फील्ड्स आ जाती है हमारे पास। सही। तो इसका मतलब है सिंध जो है वो ज़्यादा रिच है, ज़्यादा नियर टू ग्राउंड जो है ऑयल फील्ड पाए जाते हैं हमारे पास। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन, एक आम आदमी का क्वेश्चन होता है कि ये जो हम ज़मीन से जब ऑयल निकलता है वो क्रूड ऑयल होता है सर, तो उससे फिर आगे कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बनती हैं? सर क्रूड ऑयल प्रोड्यूस होता है, उसके बाद हम जो है उसको रिफाइनरी में भेज देते हैं। रिफाइनरी में जो है हमारे पास भी पेट्रोल, डीजल ऑयल, जेट ऑयल,
केरोसिन, उसके बाद ये आपकी जो कोल तार है, लुक है, बिटुमेन है, वैक्स है, ये सब चीज़ें जो है फिर रिफाइनरी से हम लोग आते हैं। सही। जो हमारे पास इनिशियली आते हैं, हमारे पास क्रूड ऑयल, उसमें क्रूड ऑयल होता है, उसमें गैस हो सकती है, गैस मेरे पास फील्ड से आती है, या हमारे पास वो हो सकता है सल्फ़र। ये तीन चीज़ें जो है हमारे पास फील्ड में आती हैं, उनको हम सेपरेट करके तो उनको हम डिज़ायर लोकेशन पे थ्रू टैंकर्स और थ्रू पाइपलाइन हम उनको भेज देते हैं रिफाइनरीज में। तो गैस एक तो गैसियस फेज में पाई जाती है, एक लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी होती है। उसको सर हम बाद में करते हैं, बाद में उसको लिक्विफाई करते हैं गैस को। अच्छा, यानी वो वहाँ गैस की सूरत में हमारे तो पास लिक्विड जो बनाते फील्ड से हैं। आता है वो एक स्पेशल टर्म में उसे कहते हैं कंडेंसेट। हाँ जी। कंडेंसेट एक आता है, बेसिकली वो मिक्सर होता है, उसमें सल्फर भी होता है, उसके अंदर हैवी कंपोनेंट्स भी होते हैं, उसको फिर बाद में हम उसको सेपरेटर से भेज के तो वहाँ से उनको हम सेपरेट करते हैं। उसकी भी आजकल अच्छी खासी मार्केट है, जिससे लिक्विड कंडेंसेट पेट्रोलियम। की भी, हाँ हाँ जी। जो भी यानी कि प्रोडक्ट आ रही है ना नीचे से, उसका यानी कि हमें जो है बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। इवन के जहाँ हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे स्क्रीन वगैरह जो प्लास्टिक बने हुए हैं, ये भी सारी पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही हैं सारी। सही। तो हर जगह यूज़ हो रहा है, प्लास्टिक भी आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। सड़क में हम लुक डालते हैं, यही पेट्रोलियम प्रोडक्ट सही है। है। तो हर जगह से पेट्रोलियम तो प्रोडक्ट इसलिए जो है इसकी मांग और इसकी वो जी जो सर, है इसकी बहुत मांग बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा है जी। तो कुछ लोगों का कंसेप्ट होता है शायद खाली पेट्रोल है ये, जी जी। तो पेट्रोल से हमारा डिपेंडेंसी खत्म हो रही है ऐसा ऐसा। सही लेकिन है। पेट्रोल तो उसकी एक बेसिकली बाय प्रोडक्ट है, जी जो जी। वर्ल्ड वाइड खाली 5% हम काउंट करते हैं उसका पेट्रोलियम सही। प्रोडक्ट्स का। तो बेसिकली ये बहुत वास्ट इसके एडवांटेजेस हैं और बहुत वास्ट फील्ड है सर। यकीनन जो है ये एक फ़ायदेमंद चीज़ है हमारे लिए। बस इस तरह मज़ेदार और नॉलेजफुल बातें हम यकीनन आपसे सुनते रहेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ आप अपने ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी हमें बताएं जी सर। कि इस यूनिक एरिया में आने का ख्याल कैसे आया, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई। जी हम चाहेंगे कि वो थोड़ा सा जाने। जी सर, बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ लाहौर से, और जब मैं इनिशियल जो मैंने अपनी एजुकेशन ली थी, मैंने ली थी गैजन स्कूल से, आर्मी पब्लिक स्कूल। सही। उसके बाद कॉलेज मैं गया था एफसी कॉलेज लाहौर। सही। एफसी कॉलेज के बाद जो मैंने बैचलर्स किया पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग में, वो यूटी लाहौर से किया। सही। और मैं वहाँ बाय चॉइस गया था। सही। आई स्किप्ड केमिकल इंजीनियरिंग, आई स्किप्ड मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, आई सिलेक्टेड। तो कैसे ख्याल आया आपको उस ज़माने में? बस सर एक शौक था कि पेट्रोलियम इंजीनियरिंग करनी है मैंने। सही। और मुझे फैसिनेट करती थी ये जो इसकी जॉब्स थी, और कंपनीज हैं OGDCL, PPL, ये कंपनीज मुझे फैसिनेट करती थी सही। बहुत। तो इसे मैंने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग ज्वाइन की। सही। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग BSc करने के बाद मैंने मुझे स्कॉलरशिप मिल गई मास्टर्स की मलेशिया के लिए। सही। तो मैं वहाँ चला गया स्कॉलरशिप पे मास्टर्स करने। बस फिर मेरा थोड़ा वो शौक डेवलप हो गया कि मैंने जो है वो अकेडमिया में रहना है। सही। तो उसके बाद फिर मैं एडमिशन ले लिया PhD में। मास्टर्स के फ़ौरन बाद कर्टिन यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है, सही। वहाँ से मैंने फिर अपना PhD की। तो PhD आपकी ऑस्ट्रेलिया से है? जी, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी से है। बेहतरीन। साथ साथ मेरी PhD थी वो पार्ट टाइम थी। सही है। गया मैं स्कॉलरशिप पे था, वहाँ गया तो ऑलमोस्ट 6 महीने बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारी फैकल्टी ज्वाइन कर लें। सही। तो फिर मेरी PhD पार्ट टाइम हो गई थी और मैं फैकल्टी ज्वाइन कर ली थी उनकी एज ए लेक्चरर। सही। तो 3 साल मैंने वहाँ पे साथ टीचिंग की फॉरेन यूनिवर्सिटी में, साथ PhD पूरी की। उसके बाद फिर क्योंकि मेरा ये एक एम था कि मैंने पाकिस्तान आना है, तो वो जॉब से, उस जॉब से मैंने रिज़ाइन किया एज सुन एज पॉसिबल। मुझे लगा कि अब टाइम है कि मैं मूव कर जाऊँ। नॉर्मली तो लोग जो हैं वो यहाँ से तैयार बैठे हैं बैग लेके कि हमें ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका का वीज़ा मिले और वहाँ पे कोई अच्छी जॉब, वाइट कॉलर जॉब मिल जाए। तो आपके पास हर चीज़ थी, अच्छी यूनिवर्सिटी में एज ए टीचर, ऑस्ट्रेलिया में बैठे, अच्छी पे होगी यकीनन। तो वो सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान आने का ख्याल कैसे बस आया? ये शुरू से ही क्या कहते हैं मेरे पेरेंट्स की तरफ से था मेरे में कि आपने जो है वो अगर सर्व करना है तो पाकिस्तान को सर्व करना है। तो बस यही एक शौक था कि PhD करेंगे, बाहर जाएंगे, पढ़ेंगे, पढ़ के वापस पाकिस्तान आके पाकिस्तान को सर्व करेंगे। तो बाय चांस वहाँ पे मुझे जॉब मिल गई थी, लेकिन एज सुन एज पॉसिबल जब मेरा थीसिस पूरा हुआ मैंने जॉब से रिज़ाइन किया, वापस पाकिस्तान आ गया और यहाँ पे आके NFC में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया मैंने। तो आपकी फर्स्ट जॉब पाकिस्तान में NFC में ही थी? NFC में जॉब थी सर, मेरी फर्स्ट जॉब। और उसके बाद अप्रैल में मुझे एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर में यहाँ पे जॉब मिली थी और 6 मंथ बाद मुझे फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना दिया गया। तो यकीनन जो है आप जैसे लोगों का जज्बा, अपने मुल्क से मोहब्बत, जिसकी वजह से आप तमाम फैसिलिटीज़ और एक डेवलप कंट्री को छोड़ के जो है यहाँ पे आए, अपने लोगों की खिदमत करने, अपने लोगों के दरमियान रहने और अपने मुल्क के लोगों को, अपने मुल्क के बच्चों को इस फील्ड में आगे बढ़ाने के लिए जो है आपने जो खिदमत
शुरू की हैं, यकीनन जो है इससे हमारे बहुत सारे बच्चे मुस्तफ़ीद होंगे और आपके जज्बे को यकीनन जो है हमारे लोग अप्रिशिएट करेंगे। वरना नॉर्मली हमारे यहाँ जो भी थोड़ा सा नॉलेज ले लेता है तो वो चाहता है कि बाहर जाए, अच्छी पे ले और वेल सेटल ज़िंदगी गुजारे। तो आप जैसे लोगों को हम यकीनन खराज तहसीन पेश करेंगे और चाहेंगे कि जो है आपसे इंस्पायर हो के और भी बहुत सारे लोग जो कि पाकिस्तान में आके पाकिस्तान की खिदमत कर सकते हैं तो यकीनन आए। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है साहब हैं, उनका भी विज़न यही है। जी सर। जो हमारी पंजाब गवर्नमेंट है वो भी काफ़ी इसमें एफ़र्ट कर रही है और उन्हीं एफ़र्ट में से एक एफ़र्ट जो है ये पंजाब रंग FM 99.4 है जो कि इस इलाके की, इस वसेब की खिदमत कर रहा है। तो यकीनन जो है हम चाहेंगे कि इस तरीके से ये मुल्क तरक्की करे। तो ये इंशाल्लाह आज सर। के इस नोट के साथ जो है मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।